मैं वक्त का मारा नहीं, वक्त को समझा हुआ इंसान हूँ। इसीलिए आजकल के लड़के आवाज नहीं लहजा देख के सीधे हो जाते हैं। इसीलिए आजकल के लड़के आवाज नहीं लहजा देख के सीधे हो जाते हैं। जी। जब कभी मैम रूठ जाते हैं आपसे, आपकी वाइफ रूठ जाते हैं, तो आप इस तरीके से मनाते हैं आप उन्हें? उसको मैं एक कविता सुनाता हूँ और ये कविता जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ एक खास उनके लिए है। अच्छा। तेरी नफरतों में भी मुझे उल्फत ही दिखती है, तेरी हर शिकायत में मोहब्बत ही झलकती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं किताब क्यों पढ़ रहा हूँ। एक्चुअली मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, मैं एक पोएट्री पढ़ रहा था, क्योंकि आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं एक पोएट। दरभंगा से हैं, उनका जो बैकग्राउंड है बिहार से है, दिल्ली में रहते हैं, और आज हमारे साथ हैं विनय कुमार झा जी। विनय कुमार झा जी, आपका मैं स्वागत करता हूं हमारे इस एपिसोड में, और आप लोगों का भी दोस्तों स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं संदीप मिश्रा, मेरे पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड के साथ। चलो शुरू करते हैं। विनय जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग का आपका बैकग्राउंड रहा है, उसके बाद आपने मैनेजमेंट की डिग्री भी ली है। एक इंजीनियर कैसे एक पोएट बन गया आज? धन्यवाद संदीप जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझे ये मौका देने के लिए। मैं बहुत ही अभिगृहित हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। मेरे बचपन से एक शौक था संगीत और साहित्य से जुड़ने का, और संगीत साहित्य मेरे परिवार में इस तरह के माहौल हुआ करते थे, तो मैं उसमें पला बढ़ा और आगे बढ़ा। लेकिन नौकरी करने के दौरान पढ़ाई लिखाई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हुआ, तो फिर उस समय ये शौक़ पूरा नहीं हुआ। तो फिर बाद में जब हम अवकाश प्राप्त हुए और नौकरी से निजात मिली, तो फिर हम अपना पुराना शौक़ इसको चालू किए हैं, और आज हम अपने आप को कवि के रूप में देख रहे हैं। मैंने पुस्तक लिखी है और विकिरण इसका नाम है। तो जैसे कि आपने अभी बताया मुझे कि आपने एक अभी पुस्तक लिखी है, किताब लिखी है, जो कि आप देख भी पा रहे होंगे सर के बिल्कुल पीछे वहां पे बुक वो रखी है, जिसका नाम विकिरण है। विकिरण एक मतलब थोड़ा अलग सा नाम आपने अपनी किताब का रखा है। वो नाम ऐसा क्यों रखा है और किससे प्रेरित हुए आप ये नाम रखने के लिए? देखिए, इसको शुरुआत में मैं ऐसा बोलूँगा कि एक समय ऐसा भी था जब मेरे पास शब्द थे, लेकिन उन्हें कहने का साहस नहीं था। भीड़ में रहते हुए भी मैं अजीब सी तन्हाई में रहता था, तन्हाई महसूस करता था। जो बातें लव से नहीं निकली वो कलम ने उगल दिया और विकिरण बन गया। विकिरण शब्द का अर्थ एज ए साइंस के सब्जेक्ट में होगा रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह कोई उष्मा, कोई संप्रेषित हो जाए, जैसे कि प्रकाश है, उष्मा है, हीट गर्मी है जो सूरज से आती है धरती पर। लेकिन हमारे साहित्य में विकिरण को मैंने इस तरह से देखा कि मेरे दिल में उत्पन्न भावनाएं जो शब्द रूप में पुस्तक बनी है, उसे दूसरे भावना तक, दूसरे दिल तक कैसे पहुंचाएं, वो विकिरण के रूप में पहुंच जाएगा, महसूस होगा लोगों को, वो संप्रेषित होगा। तो ये नाम विकिरण शब्द हमने इसमें लिखा है। इसका दूसरा तात्पर्य ये भी है कि विकिरण दो शब्दों से बन सकता है, जैसे बी से विनय और किरण मेरी पत्नी का नाम है। तो मैं उससे भी जोड़कर देख रहा हूँ कि अपने पत्नी का नाम कुछ समर्पित कर सकता हूँ जिंदगी में, और इस साहित्य के रूप में जो एक परमानेंट यादगार रहेगा, तो इसलिए इसका नाम विकिरण सुयोग्य लगा मुझे। जी, लगता है आप अपनी धर्मपत्नी से काफी प्यार मोहब्बत करते हैं। जी, बहुत करता हूँ और करता रहूँगा। हम लोगों का जो शादी हुआ है वो संस्कार से हुआ है और धर्म से जुड़ा हुआ है, तो हम इसे 7 जन्मों का प्यार मानते हैं। इसीलिए इसमें कभी कोई कमी होने की कोई बात ही नहीं है, बल्कि और प्रगाढ़ होते जा रहा है, क्योंकि प्यार की आदत लग गई है। अच्छा, ठीक है जी। तो विनय जी, शुरुआत करते हैं आपके ना शुरुआती दिनों से कि भाई विनय कहाँ से निकले हैं, कहाँ कैसे विनय यहाँ तक पहुँचे आज, क्या कहानी है आपकी बेसिकली? तो आपने प्रश्न पूछा था कि ये यात्रा कैसी रही, कैसे आपने, तो मैंने कहा कि मैं एक साधारण परिवार से पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, और आगे जा कर के अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके नौकरी करने लगा। लेकिन मेरे मन में शुरू से जो एक साहित्य से रुचि, संगीत से रुचि, बाद में वो दबी हुई भावनाएं थी,
जो बाद में आकर के समय मिला तो उसे मैं महसूस करने लगा कि ये कुछ साहित्य में लिखना चाहिए। अभी मेरे ज़िंदगी में एक दो कई ऐसे घटनाएं घटी है जो और प्रेरित किया कि हम कैसे कविता लिख सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि हम जब अपने घर से लगभग 18 साल की उम्र में बाहर गए तो उसमें किसी रिलेटिव्स के यहाँ गए थे। 3 महीने के बाद हम वहाँ से किसी कारणवश आपस में नहीं अच्छा रहा संबंध, तो हम निकल गए। निकलने के बाद हम अपने आप को बड़ा असहाय महसूस करते थे। एक जैसे कि कोई युवती घर से निकल जाती है और उसको कहीं कुछ नहीं मिलता है। उस समय में जो मुझे महसूस हुआ वो मेरी पहली कविता का जन्म दिया था। तो उस समय मैंने एक कविता लिखा जिसका नाम है जीवन पथ। जीवन पथ नाम इसलिए लिया कि जीवन में ये रास्ते हैं जिस पर इस तरह की बातें होती हैं और इसे स्वीकार करना चाहिए। तो उसे मैंने इस रूप से लिखा था कि एक युवती खड़ी विपिन में सोच रही कुछ अपने मन में, मन से बिल्कुल शोकित थी और घर से बिल्कुल निर्वासित थी। इसमें युवती को निरूपित करके मैं अपने बारे में बता रहा कोशिश कर। आप एक मेल हैं तो आपने युवती वाला अपना वो पर्टिकुलर मतलब जोनर वहां पे युवती वाला क्यों रखा? एक्चुअली आमतौर पर कहा जाता है कि मर्दों को आंसू नहीं आते, तो चूंकि हम मर्द हो करके हम आंसू बहाएंगे तो लोगों के बीच अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए युवती के रूप में निरूपित करके मैं अपने व्यथा को व्यक्त करने का कोशिश किया। अच्छा, कभी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि जब आपको लगा हो कि सब कुछ खत्म हो गया मेरी जिंदगी में? कभी ऐसा मोड़ आया आपकी जिंदगी में? उसी क्षण में एक ऐसा आया था कि मैं कहीं का नहीं रहा, मैं क्या करूं। मैं आया था कुछ और करने, हो कुछ और रहा है। फिर अचानक से कुछ दिन ऐसा लगा कि कोई एक आदमी आ गया और मुझे हाथ पकड़ा और फिर आगे बढ़ के मुझे रास्ते दिखाए और फिर मैं आगे संभल के फिर उठा और बढ़ा। लेकिन एक समय ऐसा आया था जिस समय हम अपने दिल से टूट चुके थे। वो स्टोरी हम जानना चाहते हैं आपकी कि जब आप मतलब टूट गए और क्या हुआ उस वक्त, वो जरा बताइए हमारी ऑडियंस को। जब हम टूट गए थे तो उस समय हम सोचने लगे, दिल पर बहुत बोझ लग रहा था। वापस घर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि माँ बाप किस उम्मीद से हमको भेजे थे शहर में। और फिर मैं बहुत ही 2-3 दिन तक या 4 दिन तक समझिए एकांत में रहा। कहीं किसी से कोई बात नहीं कर पा रहा था, कहीं कुछ सामने रास्ते नहीं दिखाई दे रहा था, क्या करूं ना करूं। फिर पुराने दबे हुए भावनाएं जागृत हुई, दिल में हिलोरें लेने लगी, वो लहरें उठने लगी कि आखिर यार करना क्या चाहिए। मगर फिर भी मैंने अपने आप को संभाल के रखा। मैं डिप्रेशन में नहीं गया और मेरे एक और अपरिचित मिल गए और वो मिलने के बाद मुझे कुछ रास्ते दिखाई दिए। फिर मैंने नए ज़िंदगी का शुरुआत किया और तब से मैं संभल के अपना ज़िंदगी आगे बढ़ाने लगा। कि जब हम किसी रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे थे तो अचानक रास्ते में अंधेरी रात हो गई और हम समय से नहीं पहुँच पाए थे और वहाँ पर सामने रास्ते नहीं दिखाई दे रहे थे। पैदल हम चल रहे थे तो देखे कि सामने रास्ते दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी किसी तरह चल रहे थे। वो मोबाइल का ज़माना भी नहीं था, कोई टॉर्च वगैरह भी नहीं लिए थे। तो एक सामने झील आ गया और झील के पास आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं वहाँ बैठ गया और भगवान को याद करने लगा, हे भगवान आगे क्या होगा, कैसे आगे मिलेगा रास्ता, अब रात होने वाली है और क्या करूँ मैं। तो फिर अचानक 10 मिनट के बाद या 5-10 मिनट के बाद एक कोई अचानक से कोई आया पीछे से और मुझे नाम से पुकारने लगा और उसके बाद फिर बोला कि आप टाटा से आ रहे हो? मैंने बोला हाँ। आपको फलाने जगह जाना है? उनका नाम बताया जिनके पास जाना था। हम बोले हाँ जी। आपको कैसे मालूम? आप चलो मेरे साथ। और वो फिर उसने रास्ता बताया और झील के किनारे किनारे जा करके फिर उस गांव में हम चले गए और वो व्यक्ति विलुप्त हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि कौन था, कहाँ से आया, कैसे विलुप्त हो गया। ये घटना मेरे साथ घटी हुई है। तो आप ईश्वर में मानते हैं वैसे? हाँ हाँ, हम बहुत मानते हैं। हम कभी कभी जरूर जब किसी कारणवश उदास हताश होते हैं तो थोड़ा सा मन जरूर उद्वेलित हो जाता है, लेकिन आखिरकार भगवान के ऊपर भरोसा है। कई सारी ऐसी परिस्थितियों में कई सारे ऐसे घटनाएं घटी हैं
जिसमें भगवान का नाम लेकर के भगवान ने साथ दिया है और हमें उस घटना से, उस परिस्थिति से उभरने का मौका मिला है। तो जब आपने ये बुक्स लिखी तो क्या क्या परेशानियां आपको इसको पब्लिश करने में आई, और फाइनली आप आज अपनी 2-3-4 बुक जो पब्लिश कर चुके हैं वो कैसे पब्लिश हुई हैं? देखिए, पुस्तकें प्रकाशित होने के लिए जब मैं नया नया पुस्तकें लिखना शुरू किया तो उस समय मुझे पता ही नहीं था। मैं तो लिखते गया, लिखने के बाद जब कंप्लीट हुआ तो पब्लिश करने के लिए मैं खोजने लगा। अच्छा मिलना चाहिए प्रकाशक जो हमें मदद करे, और इस तरह से तो मैनेजमेंट पर 2 किताबें मैंने पहले लिखी है, जो आज से करीब 6-7 साल 8 साल पहले लिखा है मैंने। और वो कोरोना का टाइम था, जिस टाइम में मुझे काफ़ी टाइम मिला कुछ लिखने का, कुछ करने का, और लिखने का शौक शुरू से है। तो मैनेजमेंट का मेरा अनुभव है, मैनेजमेंट का करीब 44 साल का अनुभव है, तो मैं उस पर लिखना शुरू किया। तो 2 पुस्तकें मेरी मैनेजमेंट के ऊपर भी है। वो उस समय में मुझे ब्लू रोज पब्लिकेशन था जिसके थ्रू मैंने हुआ। लेकिन जब मैं हिंदी साहित्य में आया तो हिंदी साहित्य में लिखना शुरू किया तो इसके लिए थोड़ा सा चैलेंज आया कि ऐसा कोई प्रकाशक मिले जो मुझे गाइड करे, मुझे अच्छा से समझाए, मेरी भाषा को सुधारे, व्याकरण के दृष्टिकोण से मुझे कोई त्रुटियां हैं तो उसे भी सुधारने में मदद करे। तो खोजते गया, ऑनलाइन खोजा, लोगों से भी पूछा, जैसे भी हुआ तो एक मिला अनुराधा प्रकाशन। अनुराधा प्रकाशन से मैं बहुत संतुष्ट हुआ क्योंकि वो बहुत हद तक मुझे अपना मान करके और इस पुस्तक को प्रकाशित करने में मुझे मदद किए। और वो दिल्ली के एक प्रतिष्ठित प्रकाशन में आते हैं। कई बार उनके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वगैरह से भी मुलाकात की, मैंने तस्वीर देखी और मैं मोटिवेट हो गया और ये विकरण पुस्तक अनुराधा प्रकाशन से प्रकाशित हुई। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सो आपकी मतलब अब बुक पब्लिश हो चुकी है और काफ़ी सारी कविताएं लिख चुके हैं। अब हम उस पे चलते हैं, जरा उन कविताओं पे चलते हैं जो आपने लिखी है। आजकल देखिए यूथ है, यूथ बड़ा परेशान रहता है, जैसे आपने बताया कि प्यार के झंझट में यूथ आजकल फंस जाता है काफ़ी, है ना, और धोखे खाता है अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दिनों में। और आजकल मतलब एक जो धोखा है वो भी आजकल फैशन सा बन गया है सबके लिए। तो आपने टूटे दिल के आशिकों के लिए क्या लिखा है, जरा 2 लाइनें बताइए। देखिए, यूथ में क्या होता है ना कि प्यार मोहब्बत की भी बातें होती है, चैलेंजिंग बातें भी होती है। मैं उनको 2-3 तरीके से बताना चाहता हूँ। एक ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी निराश हो, कोई आदमी दुखी है, यूथ में ज़्यादा आजकल निराशा होती है क्योंकि यूथ को जल्दी कोई चीज़ पाने की ललक होती है ना। तो उसके लिए मैंने 2 लाइन लिखा है कि छोड़ो कल की बात पुरानी, गढ़ो आज एक नई कहानी, आती है नित सुबह सुहानी, लाती नित दिन एक नई नूरानी। तो उसको एक उम्मीद की जगाने की बात मैं इसमें कर रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल मेरा साथ के साथ आपसे रहेगा कि ये जो आपका बुक का कॉन्सेप्ट है ये क्या है, और जो आपकी कविताएं हैं जो आपने लिखी हैं क्या ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ जुड़ी हुई हैं? जी, इसमें जितने कविताएं हैं वो हमारे मन के उद्गार हैं। एक्चुअली मन में जो जो बातें, जो जो भावनाएं उठती हैं उसको मैं कलमबद्ध कर दिया और वो एक कविता के रूप में प्रस्तुत हो गया। तो वो मेरे अनुभव का ही एक हिस्सा है, एक भाग है, एक पार्ट है। जिंदगी में मैंने कई जगह, कई वर्क प्लेस में, कई अलग अलग कल्चर में काम किया, उस आधार पर कई अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त किया और उस अनुभव के आधार पर जो जो मेरे मन में भावनाएं उठी उस आधार पर उस भावना को कलमबद्ध किया और एक कविता के रूप में प्रस्तुत हो गया। ये जो ओल्ड एज में आपका पर्सपेक्टिव था बेसिकली, जी, आपके इमोशंस ये कैसे बदल गए? मतलब यहाँ तक आते आते आप अब काफी कविताएं भी लिख चुके हैं और एक्सपीरियंस होल्डर भी हो चुके हैं बहुत ज्यादा, एज भी आपकी, अब तो आप 60+ तो अभी तक हो ही चुके होंगे, सीनियर सिटीजन में तो आप कैटेगरी में आ ही चुके हैं। तो ये ओल्ड एज के अंदर जो आपका पर्सपेक्टिव रहा है और इमोशंस ये कैसे बदल गए लाइफ में आते आते? देखिए, मेरा एक सिद्धांत बना कि मैं जो भी सीखा हूँ जिंदगी में, अनुभव से सीखा हूँ, शिक्षा से सीखा हूँ, लोगों से मिलने जुलने से सीखा हूँ, पर्यटन से सीखा हूँ, यात्रा से सीखा हूँ, वो सब सीख को कलमबद्ध करके लोगों को बांटें, लोगों को दें, ताकि वो इस दुनिया में हम रहे ना रहे वो चीज़ रहे। वो इसीलिए मैं इस तरह से सोचने लगा।
एक यूथ के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ जी। कि काम न करना, बैठे रहना सबसे बड़ी बीमारी है, बातें करना, काम टालना बहुत बड़ी बेकारी है। ये भी एक मैं उसको देना चाहता हूँ कि भाई काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। जी, जो शायरी लोग लिखते हैं और पोयम लिखते हैं, क्या इसका कोई दर्द से रिलेशन होता है? क्योंकि मैंने काफी लोगों को कहते सुना है कि जब तक अंदर दर्द ना हो तब तक शायरी और कविता निकलती नहीं है। ऐसा कुछ है क्या? देखिए, दर्द एक इमोशन है। इमोशन कई प्रकार के होते हैं। खुशी का भी इमोशन होता है, जोश खरोश में इमोशन होता है, राष्ट्र प्रेम का इमोशन होता है, माँ से प्रेम का इमोशन होता है, पत्नी से प्रेम का इमोशन होता है। फिर जिस चीज में प्रेम का इमोशन होता है और वो प्रेम छूट जाता है तो वो दर्द का इमोशन में बदल जाता है। जी, आप अपनी वाइफ से काफी प्यार करते हैं और आपने विकिरण भी, आपकी वाइफ जो है उनका, मैम का नाम किरण है बेसिकली, है ना, और आपका विनय है, तो विकिरण आपने नाम रखा। तो अपनी वाइफ के लिए भी तो आपने कुछ लिखा होगा, वो जरा हमारी ऑडियंस को बताइए कि आपने, विनय झा ने, क्या लिखा अपनी वाइफ के लिए इस किताब में? इस किताब में बहुत सारे आप देखेंगे तो वाइफ के नाम से है, लेकिन नाम से नहीं, भाव से है। हाँ। वो भाव मैं 2 लाइन पढ़ता हूँ। जब तुम अपना कहते हो अरमान उछल जाता है, जब तुम अपना कहते हो अरमान उछल जाता है, जब अपने पास बुलाते हो प्यार मचल जाता है। अच्छा। पूछते हो कब तक आओगे, मेरा जाना टल जाता है, तेरे राह निहारने से मेरा आना अटल हो जाता है। बिल्कुल। तो आप, मतलब वैसे लग रहा है कि आप काफी रोमांटिक मिजाज के रहे होंगे अपनी जवानी में भी, और अब भी आप हैं ही, क्योंकि कवि हैं। तो जब कभी मैम रूठ जाते हैं आपसे, आपकी वाइफ रूठ जाते हैं, तो आप कैसे उनको कविता सुना के मनाते हैं? किस तरीके से मनाते हैं आप उन्हें? उसको मैं एक कविता सुनाता हूँ, और ये कविता जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ एक खास उनके लिए है। अच्छा। तेरी नफरतों में भी मुझे उल्फत ही दिखती है, तेरी हर शिकायत में मोहब्बत ही झलकती है, जिधर देखूं उधर से बस तू ही तू दमकती है, चारों ओर दिशाओं में बस तू ही तू महकती है। क्या बात है! फिर तो मैम मान जाते होंगे तुरंत, है ना? क्योंकि एक, मतलब होता है ना कि एक कवि है, कोई पोएट है और कोई शायर है बेसिकली, तो वो अपनी, मतलब वाइफ के लिए या अपनी लवर के लिए काफी ऐसी चीजें लिखता है, और एक अलग एक्सपीरियंस और एक अलग, मतलब उनके लिए अट्रैक्शन आपके लिए होगा, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान जब किसी को मनाता है तो वो माफी मांगता है, और आपका माफी मांगने का अंदाज भी वो दूसरा पोएट वाला, कवि वाला होता होगा। देखिए, भावनाएं जब लहरें लेती हैं, दिल में लहरें उठती है, तो वो शब्द रूप में प्रस्तुत होता है और कविता बन जाता है, और वो विकिरण बन जाता है। विकिरण कोई ऐसा साधारण काव्य संग्रह नहीं है, और इसीलिए इसमें इतने काव्य संग्रह है, इतने कविताओं का संकलन है जो हर प्रकार के आपको मिलेंगे। और जहाँ तक मैम की बात है, तो मैम के लिए ही तो पूरा जिंदगी मैंने जिया है ना। अब उसके लिए एक लाइन है कि उल्फत के बिना नफरत नहीं होती, नफरत गैरों से नहीं अपनों से ही होती है ना। तो ये भी एक है, नफरतों के हर सिकवे को गौर से देखो, उल्फतों की गहराई ही नजर आती है। सो रोमांटिक तो आप काफी हैं, वो तो पता लग गया, और आपकी मुस्कुराहट भी बता रही है कि काफी, मतलब आपने रोमांटिक कविताएं अपनी वाइफ के लिए, मतलब डेडिकेट की हैं, है ना। तो अब चलते हैं आपके जवानी के दिनों में वापस। जरा ये बताइए कि अगर आप अपनी जवानी को 2 लाइनों में एक्सप्लेन कर पाए तो कैसे करेंगे? देखिए, पहले तो ये बताऊं कि रोमांस जो है वो हर व्यक्ति में एक निहित गुण होता ही होता है, वो प्रकृति प्रदत्त है। अब उसको कितना मौका मिलता है वो निर्भर करता है कि उसकी परिस्थिति कैसी है, क्या है जी। दूसरी बात, रोमांस ही दर्द है और दर्द ही रोमांस है। मुस्कुराहट के दूसरे स्वरूप, एक सिक्के के 2 पहले होते हैं, तो 2 पहलू में एक दर्द है और एक मुस्कुराहट है।
एक इसमें एक लाइन बोल दूं कि जगजीत सिंह का जो है ना कि आज कितना मुस्कुरा रहे हो, क्या दर्द है जिसे तुम छिपा रहे हो। तो ये वो एक ही पहलू है एक ही के। और जहाँ तक मेरी बात है तो मेरे बारे में मैं ये कह सकता हूँ, मैं वक्त का मारा नहीं, वक्त को समझा हुआ इंसान हूँ। मैं वक्त को मारा नहीं, वक्त को समझा हुआ इंसान हूँ। हाँ, मैं वक्त का मारा नहीं, वक्त को समझा हुआ इंसान हूँ। इसीलिए आजकल के लड़के आवाज नहीं लहजा देख के सीधे हो जाते हैं। इसीलिए आजकल के लड़के आवाज नहीं लहजा देख के सीधे हो जाते हैं। जी, इसीलिए आजकल के लड़के आवाज नहीं लहजा देख के सीधे हो जाते हैं। अच्छा। और लहजा भाव व्यक्त करने का जो तरीका होता है उसमें फिर कविता का रोल होता है। अच्छा, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं, तो अब आप पोएट भी हैं, तो आपको ज्यादा लाइफ में सक्सेस कहाँ मिली, मतलब शांति सुकून कहाँ मिला? इंजीनियरिंग करके मिला या फिर अभी पोएट बन के मिल रहा है? देखिए, इंजीनियरिंग करके हमने लाइफ जिया है, हमने अपना जीवन यापन किया है, बच्चे पाले हैं, और उसमें वो एक सक्सेस था जो सक्सेस हर आदमी का होता है कि भाई अच्छी नौकरी मिल जाए, अपना बाल बच्चे पल जाए, जीवन अच्छा से चले, कुछ प्रॉपर्टी बन जाए वगैरह वगैरह। लेकिन जब मैं पोएट बना हूँ, जब मैं कविता लिखना शुरू किया, साहित्य से जुड़ा, तो मुझे आत्मिक शांति मिलती है। वो आध्यात्मिक भी होता है उसमें, और आत्मिक शांति, सुकून जिसको बोलते हैं, जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है, वो मुझे मिलता है। इससे मुझे कोई बहुत ज़्यादा अपने जीवन यापन का रास्ता नहीं खोजना है, लेकिन लोगों तक पहुंचाने के लिए जो कार्य मैं कर रहा हूं, पुस्तक के रूप में प्रकाशित करके, वो उससे सुकून मिलता है मुझे। लोगों को पहुंचना चाहिए। जी, पॉडकास्ट काफी लंबा भी हो रहा है, उसके साथ साथ हम शुरुआत में हमने काफी बातें की हैं कि आपके लव लाइफ के बारे में भी आपने बताया, आपने अपनी स्टोरी भी बताई, कैसे आप इंजीनियर से एक पोएट बन गए। मेरा अब आपसे आखिरी में एक सवाल रहेगा कि सोसाइटी के लिए, यूथ के लिए, जो आने वाले सीखने वाले पोएट बनेंगे जो आगे फ्यूचर में, तो उनके लिए आपने क्या लिखा है? कुछ है आपके पास ऐसा? देखिए, मैं हर प्रकार का, हर विधा में कुछ न कुछ लिखा हूँ। और ये पुस्तक जब बनी है, इसमें 111 से ऊपर कविताएं हैं, तो जब उस तरह से लोग इसको देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि किस प्रकार से क्या है। अब जैसे देखिए, इंसानियत के लिए मैंने लिखा है कि सृष्टि रचना का श्रेष्ठतम सृजन इंसान है, इंसान का उच्चतम स्तर इंसानियत है। हर प्राणी प्राकृतिक गुणधर्म दृढ़ रखता है, इंसान कभी भी इंसानियत छोड़ देता है। तो ये एक इंसान के ऊपर कटाक्ष भी है कि हर प्राणी सब रखता है, लेकिन ये इंसान है जो अपने पद से विचलित हो जाता है। तो ये उसको थोड़ा लंबा है कविता, लेकिन इसके ऊपर मैंने कटाक्ष किया है। एक हमने कर्मठता के ऊपर लिखा है कि एक इंसान को कर्मठ होना चाहिए। कर्म करो अपने मन का, पर किसी का कुछ नुकसान न हो। कर्मठ बनकर स्वयं करो कुछ, किसी का भी एहसान न लो। कर्म पथ पर बढ़ते रहना, पर कभी किसी का अपमान न हो। कर्म फल में विलंब भी हो, फिर भी कभी परेशान न हो। तो वो एक देने का मैंने कोशिश किया है। मैं कोरोना संकट पर भी लिखा हूँ। अच्छा, कोरोना संकट आया था, ये छपा है, कई पत्रिका में छपा है ये। कोरोना संकट में मैंने ऐसा लिखा है, 2 लाइन में बताना चाहता हूँ कि नव वर्ष 2020 के प्रारंभ में नव उमंग के संग संग सरस बसंत बना अनलमय प्रचंड विषाणु के तरंग में। अनलमय माने आग जैसे लग जाता है वैसे। अब बसंत ऋतु जैसे सुंदर समय में अगर प्रचंड अनल आ जाए तो ये बड़ा अच्छा मन नहीं हुआ, इसलिए मैंने ये लिखा है शब्द का उदंड कोरोना का विकट संकट, व्याप्त है भीषण संक्रमण, अदृश्य अनबूझ सूक्ष्म दानव, स्पर्श जनित है परिगमन। जिसमें टचेबिलिटी की बात आती थी, तो वो भी मैंने लिखा है। जी, अब कुछ चलते हैं रैपिड फायर्स की ओर। आपका कोई दोस्त है ऐसा जिसको
आपने कोई कविता डेडिकेट की हो, आपको धोखा देके चला गया, या बहुत ही अच्छा दोस्त हो, उसके बारे में आपने कुछ लिखा है? सुना था? ये मैंने लिखा है, दोस्त के लिए है, लेकिन इसका लहजा बोलने का है दुश्मने अजीज। जो दोस्त कभी दोस्त थे और दुश्मन जैसे बन गए, लेकिन उसको भी मैंने दोस्त बनाने की कोशिश किया है। 4 लाइन में बता रहा हूँ। ऐ दुश्मने अजीज जरा याद करना, कभी हमदर्द बनकर एक साथ रहना, कभी हमराज बनकर राजदार होना, हम सफर बनकर साथ साथ चलना, ऐ दुश्मने अजीज एक बार याद करना। चलो, अब तो आपकी शादी को बहुत साल हो गए, कभी जवानी में कभी किसी से प्रेम हुआ आपको? देखिए, प्रेम तो एक निहित चीज है जो भगवान ने दिया हुआ है, हर व्यक्ति में होता है ना। लेकिन मजेदार बात यह है कि प्रेम होने के टाइम में ही शादी हो गई। अच्छा। तो वो ऐसा मौका नहीं मिला कि कहीं प्रेम हो, लफड़ा हो और उस चक्कर में हम पड़े। मेरी शादी 20 साल की उम्र में हो गई। अच्छा। तो फिर 20 साल में तो प्रेम पनपना शुरू होता है, तो समझिए कि भूख लगी और खाना मिल गया। मैं एक ये बताना चाह रहा था कि लक्ष्य सिद्धि, लोगों को थोड़ा कमिटमेंट कैसे पूरा करना चाहिए, है ना। तो इस पर मैंने एक जोशीला कविता लिखा है, वो 4 लाइन बताना चाहूंगा। रिपुदल कितना भी दक्ष हो, जब लक्ष्य प्रत्यक्ष समक्ष हो, आत्मबल कुछ और प्रबल करो, संकल्प विजय का सिद्ध करो। इसका मतलब क्या है कि रिपुदल मतलब कि दुश्मन जी, जो हमारे सामने है, जैसे कि मान लीजिए कभी लड़ाई में इंडिया पाकिस्तान होता है, तो उसको मैं मान करके कि रिपुदल माने दुश्मन जितना भी मजबूत हो, तो रिपुदल कितना भी दक्ष हो, कितना भी मजबूत हो, जब लक्ष्य प्रत्यक्ष समक्ष हो, आत्मबल कुछ और प्रबल करो, संकल्प विजय का सिद्ध करो। हर वक्त अभ्यास प्रयास करो, हर राह समस्त प्रशस्त करो, एहसास करो महसूस करो, तुम अजय सदा अपराध। जी। एक प्रश्न श्रृंखला है, एक कविता है जिसमें मैंने बहुत सारे प्रश्न लिखे हैं। मैं जल्दी से इसको इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं और जिसके जवाब लोगों को खोजना चाहिए। परम हर्ष उत्कर्ष चरम है, फिर भी मन भयभीत है क्यों, धन प्रचुर यौवन भरपूर है, फिर भी मन आशंकित क्यों, अनहद प्रभुत्व सम्मान बहुत है, फिर भी दिल घबराता क्यों, परिवार बड़े संबंध है गहरे, फिर भी हलचल अंदर क्यों। इस तरह से बहुत सारी प्रश्न हैं जिसे लोगों को सोचना समझना चाहिए और उस पर काम करके ये करना चाहिए। सो दोस्तों, समय का अभाव है, समय बहुत ज़्यादा होता तो ये तो बहुत लंबी बातें हैं, बहुत गहरी बातें हैं जिन्हें हम काफ़ी लंबा खींच सकते थे, बट समय इतना नहीं है हमारे पास। तो समय को देखते हुए ये पॉडकास्ट को यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। और जाते जाते मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बुक विकिरण जो कि अवेलेबल है आपके नज़दीकी बुक स्टोर्स पे अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। अमेजोन में भी अवेलेबल है, ठीक है, और अनुराधा प्रकाशन में अवेलेबल है। सो दोस्तों, ये बुक आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी, ऑनलाइन अवेलेबल है काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे, आप सर्च कर सकते हैं विकिरण, जो कि विनय कुमार झा जी ने लिखी है। जाते जाते दोस्तों, आज भाई पोएट का माहौल बना हुआ है, तो मैं भी एक आज जो इसका पॉडकास्ट को एंड कर रहा हूँ वो साथ में एक छोटी सी 2 लाइनों के साथ एंड करना चाहूँगा कि जो आज जो सुन रहे हो कहानी वो सिर्फ लफ्ज नहीं तजुर्बा है। आज जो सुन रहे हो कहानी वो सिर्फ लफ्ज नहीं तजुर्बा है। हम गुजरे नहीं जिंदगी से, जिंदगी को गुजारना सिखा दिया। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।